हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पिछले लेक्चर में मैंने बता रहा था मैकेनिज्म क्रियाविधि, तो मैं इस लेक्चर में भी आप लोगों को मैकेनिज्म ही बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैकेनिज्म चलेगा, लंबा दंगल है। तो क्योंकि मैकेनिज्म एक बार समझ गए ना बाबू, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा, इसको हलवा बोलते हैं ना, हलवा हो जाएगा। तो समझें कि प्रेरक प्रभाव के महत्व क्या है। समझते हैं प्रेरक प्रभाव के महत्व, बहुत सारी बातें पिछले लेक्चर में कराए थे। तो इस चीज़ को अगर समझना चाहते हो तो स्टार्टिंग से जाके लेक्चर को देखो, बाकी सारा चीज़ समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता प्रेरक प्रभाव के महत्व, कहता प्रेरक प्रभाव की सहायता से हम क्या करते हैं, यौगिकों के अम्लीय या भास्मी गुण को हम निकाल सकते हैं, है ना। भास्मी गुणों की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो क्या है ना कि आप प्रेरक प्रभाव से अम्लीय और भास्मी गुणों की व्याख्या को कर सकते हैं। इससे हम पढ़ते हैं, फर्स्ट आपका है अम्लीय गुणों की व्याख्या। अम्लीय गुणों की क्या करें, व्याख्या करते हैं। सबसे पहली बात अम्लीय गुणों की व्याख्या, जैसे मेथिल मूलक होता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन विकर्षित करने वाले गुण के कारण एथेनोइक अम्ल, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल के अम्लीय गुणों को फॉर्मिक अम्ल की तुलना में कम कर देता है। फॉर्मिक अम्ल की तुलना में कम कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है CH3COOH, तो इसमें क्या है, CH3 है, मेथिल मूलक। तो समझते हैं कि मेथिल जो मूलक होता है अपने इलेक्ट्रॉन विकर्षित करने वाले गुण, मेथिल मूलक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है, देता है। इसके गुण के कारण एथेनोइक अम्ल, जो एथेनोइक अम्ल जो होता है ना, उसके अम्लीय गुण और फॉर्मिक अम्ल के अम्लीय गुण के तुलना में कम कर देता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर्मिक अम्ल की तुलना में एथेनोइक अम्ल क्या है, कम अम्लीय होता है। किसके कारण, मेथिल मूलक के कारण क्या होता है कि एथेनोइक अम्ल की जो अम्लीयता होती है ना, एसिडिटी इसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। किसके कारण, एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल क्या करता है, विकर्षित करता है। अब पूछा जाए कि मेथिल मूलक कहते हैं, देखो फॉर्मिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल की तुलना में किसकी ज्यादा अम्लीयता है, तो फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता ज्यादा माना जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से इसको, जैसे कि मेथिल मूलक इलेक्ट्रॉन को विकर्षित कर OH बंधन के विखंडन को कम कर देता है। जो मेथिल मूलक जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को विकर्षिच करके जो OH जो दिख रहा है ना, OH बंधन के विखंडन को कम कर देता है। जैसे कि देखते हैं CH3COOH, ये जो OH दिया गया है ना, ये जल्दी टूटता ही नहीं है। क्या करता है, विखंडन को कम करता है। ये क्या करता है, कम कर देता है। ये जो CH3 है, ये इसके कारण ये H+ निकलता ही नहीं है जल्दी, और जहां से H+ जल्दी नहीं निकलेगा उसका अम्लीयता कम जाएगा। एक बात ध्यान रखना, विखंडन के कारण कम कर देता है, जिससे CH3 यानी कि मेथेनोइक अम्ल के आयनन से H+ क्या है, H+ की प्राप्ति कम हो जाती है। अब समझो, जैसे कि CH3COOH है, इसके कारण H+ आयन जल्दी निकल ही नहीं पाता है ना। और जल्दी नहीं निकलेगा तो उसका अम्लीयता कम जाएगा। यानी कि जो यौगिक H+ आयन जितना जल्दी फास्ट निकालेगा और जितना ज्यादा मात्रा में निकालेगा, उसकी अम्लीयता उतना ही ज्यादा होगी, है ना, प्राप्ति कम हो जाती है। इसके उल्टा देखो, विपरीत, जैसे कि HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं, के साथ ऐसा नहीं होता, होने से उनका आयनन अधिक होता है, जैसे देखिए समझो, HCOOH जो दिया गया है, ये H+ आयन अधिक देता है, यानी कि जल्दी H+ निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे H है, जो H और OH का जो बंधन जो A वाला बन रहा है, एक H जो बंधन है, इसमें टूटने नहीं देता है। देखो इसमें लिखा गया है विखंडन को कम कर देता है। अब देखो CH3 रहा माइनस, ये है H+, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो निकल ही नहीं पाता है, लेकिन जो H+ दोनों धक्का मार के बाहर कर देता है। यानी कि जितना जल्दी H+ जिस कंपाउंड से निकलेगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। ये बातें ध्यान में रखना है। समझ में आया तो बोलो यस, आगे बढ़े, है ना। तो जो जितना ज्यादा, देखो फॉर्मिक अम्ल में H+ जल्दी निकल रहा है, इसकी अम्लीयता अधिक होगी, ये बातें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथेनोइक अम्ल H+ निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है,
काहे कि नाम जुड़ा हुआ है CH3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं आगे कि HCOOH की अम्लीय शक्ति CH3 से अधिक होती है, CH3COOH से अधिक होती है ना। यानी कि एथेनोइक जो अम्ल दिया गया है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया एथेनोइक अम्ल, इसकी जो अम्लीय शक्ति है ना, इसकी जो अम्लीय शक्ति है यानी एथेनोइक की अम्लीय शक्ति HCH ज्यादा होती है। नहीं समझे फिर से, यानी कि एथेनोइक अम्ल से ज्यादा अम्लीय शक्ति होता है फॉर्मिक अम्ल की। ये बात ध्यान में रखना है, तो इसको फटाक से नोट कर लो, इसको फटाक से नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। तो हम क्रिया विधि द्वारा इसको समझते हैं कि HCOOH और CH3COOH की अम्लीय शक्ति जो होती है, कैसे क्रिया विधि द्वारा हम इस बात को समझते हैं। देखो HCOOH को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या इसको CH3COOH इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। लिखने का ये पैटर्न भी आपका है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इसकी क्रिया विधि की ओर, तो इसको फटाफट नोट कर डालो। चलो देखते हैं आगे कि फॉर्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल के अम्लीय गुणों की तुलना निम्न क्रिया विधि द्वारा हम समझा जा सकता है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर भी बताए थे कि ये जो ट्रांसफर विस्थापन इलेक्ट्रॉनों का किस तरीका से होता है। तो HCOOH आपको दिख रहा है, ये आपको फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला दिया गया है। अगर इस बॉन्ड को अगर इसको दे दें, ये बॉन्ड जो अगर इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, तो इस पर हो जाता है -4, इस पर हो जाता है कार्बन पे +4, क्योंकि कार्बन क्या दिया, इलेक्ट्रॉनों को दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगर इसको दे देते हैं, ये ऑक्सीजन अगर इस बॉन्ड को देते हैं, तो कार्बन में +4 खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कार्बन के पास 4 बंध हो तो इस पे नो चार्ज होता है, नो चार्ज। कार्बन के पास 3 बंध हो तो 3 ऑप्शन, माइनस, प्लस, मुक्त मूलक, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो ये बातें पता था आप लोगों को। तो अगर ये वाला बॉन्ड दोनों जो दिखा गया है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर दिख रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, इसको +4 खत्म। देखो अगर इसको यहाँ पे दिए, इसका क्या हो गया, +4 खत्म हो गया। लेकिन ऑक्सीजन पे बाबू +4 आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आया, +4 आया है। अच्छा, +4 ऑक्सीजन पर क्यों आया है? क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन कोई लेकर चला गया। प्लस कब आता है? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये वाला यहाँ दिया तो +4 खत्म, ये इसको दिया। ऐसा कर क्यों रहे हैं ना कि हाइड्रोजन को हमको यहाँ से निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है। जैसे कि देखो यहाँ से H जो दिख रहा है ना, H प्लस हटाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो माइनस है वो प्लस चार्ज नहीं करता है। ये जो अगर ए वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको देते हैं तो यहाँ पे से H हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कहता है ना कि हमारे पास 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड हो। ऐसा रहेगा तो हमारे पर कोई लोन पेयर ना रहेगा। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसके ऊपर से भी चार्ज खत्म हो गया और ये बेचारा प्लस बढ़ के साइड हो गया, यानी कि H प्लस साइन हमको यहाँ से मिल गया आसानी से। ये भी H है, ये भी H है, तो क्या ये आपको रिपल्सन करके धक्का मार के फटाक से बाहर निकाल देगा। लेकिन ये हो गया फॉर्मिक अम्ल, ये क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल का ये आयनन हो गया, आयन है ना। अब देखते हैं एसिटिक अम्ल में, क्या देखें, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इस चीज को समझते हैं एसिटिक अम्ल का, क्या समझे, एसिटिक अम्ल। ये जो CH3 दिख रहा है, ये आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला दिया गया है। जहां पे H है वहां पे आपका CH3 रख दिया गया है। तो अगर इसको भी इस तरीका से ऑक्सीजन को दे देते हैं, इसके ऊपर भी क्या होता है, माइनस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि कार्बन क्या किया है, प्लस चार्ज को, यानी कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, ऑक्सीजन लिया है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस चार्ज, इसके ऊपर जो लोन पेयर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, अगर यहाँ पे अगर दे देते हैं, इस बॉन्ड को देते हैं इलेक्ट्रॉन को,
कीटोन अपना ऑक्सीजन, तो इस पे से चार्ज खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि इसके 4 बंध हो जाएंगे। अगर कार्बन के 4 बंध है तो उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। इस बात को हम समझते हैं। आगे अगर इस पे अब दूसरी बात ये है, ये प्लस चार्ज है। अब CH3 जो रहता है ना, इस पे माइनस भी चार्ज है। अभी फिलहाल इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है इस पे के ऊपर। अब देखो ये जो प्लस चार्ज हुआ, ये अगर मान लेते हैं इसको माइनस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर टान के रखेगा। ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। ये वाले बॉन्ड है, कार्बन है, इसको क्या करेगा, पुश करेगा। अब सोचो बाबू, अब ये जो आ गया सी, यहां से बॉन्ड जो दिख रहा है, अगर इसको दे देते प्लस पे, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगर जैसा ही आप देते हैं इसका चार्ज खत्म और H प्लस निकल जाएगा। लेकिन ये जो मेथिल ग्रुप जो दिख रहा है ना, इसी के कारण H प्लस नहीं निकल रहा है जल्दी से। इसमें H था, H बाहर निकल गया, इसमें H है और यहाँ पे CH3 है, इसके कारण ये भाई साहब नहीं निकल रहे हैं। देख रहा है, हर तरफ का पुश कर रहा है इसको, तो इसके कारण ये नहीं निकल पा रहे हैं जल्दी से। और जल्दी से नहीं निकलने का रीजन है कि इसके अम्लीयता, इसके जो अम्लीय है ना, इसके जो अम्लीयता जो है घट जाता है। अम्लीयता क्या करता है, घट जाता है, और इसका अम्लीयता बढ़ जाता है। इसका अम्लीयता बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन जल्दी से निकाल दिया, H प्लस आयन धीरे 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 निकाला, और इसी कारण है कि फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता ज्यादा है, एसिटिक अम्ल का कम है। इसको हम एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो इसको फटाफट आप लिख डालो। जैसा कि आपने प्रेरक प्रभाव के महत्व देख रहे थे, इस प्रकार कहता है ना कि मोनोएस्टिक अम्ल की अम्लीय शक्ति एस्टिक अम्ल से अधिक हो जाती है। जैसा कि देखो, जैसा कि आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, HCH3OH, यानी कि जैसा कि हम CH3 लिखे थे ना यहाँ पे, CH3, तो क्या करता है कि जो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल जो है क्या बनाता है, मोनोक्लोरो एसिटेट आयन बना देता है। कहता है क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण आसन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु की ओर खिंच जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन काफी अधिक विद्युतनात्मक होता है। समझो इस बात को। ये जो दिया गया था पहले CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा दिया गया है, लेकिन इसी के जगह पे क्या कर दिया गया है कि H यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, Cl। देखो सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। अगर इस चीज को अगर यहाँ कर दे, अगर यहाँ कर दे, अगर इस बॉन्ड को यहाँ करे, ठीक है। अब देखो कहते हैं आसन, आसन मतलब पास वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु की ओर खींचे रहते हैं। अब क्या करेगा कि ए वाला जो दिया गया है, अब देखो इतना करने के बाद ये जो परमाणु है, ये जो ए क्या बन गया, अगर देखो तो Cl, ये Cl है, ये बन रहा है CH, यहाँ पे भी H दिया गया, तो ये बन गया। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। प्लस चार्ज नहीं होगा, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हम इसको दे दिए हैं, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखना ये है कि जब हम इसको दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा, H प्लस आयन, तो इसको देंगे डबल बॉन्ड बनकर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जो माइनस वाले हैं और ये जो प्लस वाले हैं, ये जो माइनस से प्लस है, दोनों क्या है आपस में एक दूसरे को, ये जो कार्बन परमाणु क्या घींचे हुए रहते हैं। जब घींचे हुए रहेंगे तो निकलने में इसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन अधिक विरोधात्मक होता है और यहाँ पे -I प्रभाव उत्पन्न होगा। क्यों माइनस प्रभाव उत्पन्न होगा? क्योंकि क्लोरीन क्या है, माइनस है और विद्युत ऋणात्मक है। आगे कहता है ऐसा होने से कार्बोक्सिलिक समूह के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंधन कमजोर पड़ जाता है, फलतः हाइड्रोजन आसानी से आयनित होकर अम्ल की शक्ति को बढ़ा देता है ना। अगर देख लो ये वाला जो क्लोरीन दिया गया है, ये जो क्लोरीन दिया गया है, अगर इसको इस तरफ से अगर खींचा हुआ रहेगा क्लोरीन अपनी ओर, तो H प्लस आसानी से क्या करेगा, निकल जाता है। अगर ये वाला नहीं खींचा हुआ रहता है, ये साइड इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये अपनी ओर खींचा हुआ रहता है, तो ये आसानी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है कि जो इसका जो बंधन है ये कमजोर हो जाता है। लिखा गया है कि ऐसा होने से कार्बोक्सिल समूह में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंधन होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं,
फलतः हाइड्रोजन आसानी से आयनित होकर अम्ल की शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लोरीन परमाणु की संख्या बढ़ जाने पर आई प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कि इसके जो क्या है संख्या बढ़ाने पर, अगर इसकी संख्या अगर बढ़ाते जाओगे तो क्या करेगा, इसका माइनस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा, अतः अम्लीय की शक्ति भी बढ़ जाती है। अगर इसकी संख्या अगर बढ़ता गया तो इसकी अम्लीय की शक्ति बढ़ता चला जाएगा। इस चीज को भी आप फटाक से नोट कर लो। जैसे कि आप जहाँ पे H है वहां पे Cl रख देंगे तो, और जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी उससे उससे अम्लीय शक्ति बढ़ती जाएगी। कैसे अम्लीय शक्ति बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा इसको इस तरफ कैप्चर करके रखेगा उतना ही जल्दी H+ आयन देगा। यानी कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड्स हो तो H+ आयन जितनी मात्रा में जितना जल्दी देगा उतना ही ज्यादा वो अम्लीय बनता है। तो इसको आप फटाक से नोट कर डालो। तो आप इसको फटाफट क्या करें, नोट कर लें। तो देखें कि अम्लीय शक्ति हम बता रहे थे कि अगर Cl जो दिया गया है, क्लोरीन जो दिया गया है, अगर सिंगल रहता ना तो उसके लिए आप क्या कर सकते थे, उसमें उसका जो आयन अम्लीय गुण है, जैसे कि अम्लीय गुण मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल में हम बताए थे कि आपका क्या होता है, H+ आयन ज्यादा मिलता है, यानी कि अम्लीय गुण इसका ज्यादा रहता है। दूसरी भाषा में देखें तो कहा जाता है कि धीरे धीरे इसकी क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी, उस प्रकार से अम्लीयता भी इसकी बढ़ती जाती है। जैसे कि देख लो, जैसे कि इसमें क्लोरीन की मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, तो इसको से बना डाइक्लोरो एसीटेट। ये आपका देखो इसमें कितने क्लोरीन हो गए, 3, तो हो गया ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। ये आपका क्या बना दिया, ट्राइक्लोरोएसिटेट आयन। तो सिंपल कहानी इसमें से पता चलता है कि जितना ज्यादा क्लोरीन की संख्या बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरीन उतना ही ज्यादा इसको टान के रखेगा, उतना ही जल्दी H बाहर निकलेगा। इस बात को आप समझ के रखेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी अपेक्षा इसकी अम्लीयता ज्यादा है, यानी कि जल्दी H+ आयन बाहर निकालता है। तो आप प्रेरक के प्रभाव के महत्व में आपका एक महत्व आपको बता दिया है, अम्लीय गुणों की व्याख्या, है ना। प्रेरक के प्रभाव से हम अम्लीय गुणों की व्याख्या और भास्मिक गुणों की व्याख्या हम पता लगा सकते हैं। तो अम्लीय गुणों की व्याख्या तो हो चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको भास्मिक गुण भी आपको बता देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।